अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आमिर मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आप मैथ का नॉलेज हासिल करना चाहते हैं और अपने पेपरों की तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि आपको क्वेश्चन इजी मेथड से करवाए जाएँ ताकि आपके लिए आसानी हो और आप अपने पेपरों की तैयारी अच्छी कर सकें और इम्तिहान में कामयाब हो सकें। तो स्टूडेंट्स, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उन्होंने ए की वैल्यू दी है, ये है सेट ए। उन्होंने कहा है कि फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। ए में हमने रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन क्या होता है? सेट ए दिया है तो आपने ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, ए क्रॉस ए। सेट ए की वैल्यू ये दी है 1 2 3 4, फिर आगे क्रॉस, इधर भी ए है, ए की वैल्यू दोबारा लिखेंगे 1 2 3 4। तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करें? 1 को इन चारों नंबरों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 लिखेंगे, फिर 1 को 2 से, फिर 1 को 3 से, 1 को 4 से, यानी 1 को इन चारों से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी साथ अटैच करके लिख देना है। फिर 2 को इन चारों से, ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4। फिर 3 को इन चारों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4। फिर अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4। तो ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। जब भी आपको रिलेशन का कहें, आपने ये पहले फाइंड करके रखना है। इसके बाद जो भी पार्ट्स दिए हैं हमने उनको बाद में सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर 1 उन्होंने दिया है, पार्ट नंबर 1 है, उन्होंने दिया है एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स। ये इन्होंने हमें वैल्यू दी है। तो यहां पे उन्होंने कहा है कि वो नंबर आपने लिखने हैं जो x और y बराबर हो। x क्या होता है? पहला नंबर x होता है और ये दूसरा नंबर y होता है। तो उन्होंने कहा y और x बराबर हो, इनमें से आपने ढूंढने जो बराबर हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें 1 और 1, ये x है और ये y है, ये बराबर है। तो ये लिख लेंगे इधर 1 1। फिर उसके बाद और कोई बराबर देखेंगे, ये भी बराबर है 2 2। फिर उसके बाद ये 3 3, फिर ये 4 4। तो ये वाले नंबर बराबर हैं। आप इसको नाम भी दे सकते हैं, R1 कह सकते हैं कि पहला रिलेशन है। सिर्फ आपने क्या याद रखना है कि इधर x और y जो बराबर हैं इनमें से ढूंढने हैं। तो ये हमने इसकी ये रिलेशन फाइंड कर लिया। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि फाइंड दी डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है मैं अभी आपको बताता हूं। डोमेन निकालनी है R1 की, फिर हमने रेंज भी निकालनी है, R1 की रेंज। डोमेन होती है कि जो पहला पहला नंबर है वो होती है डोमेन। तो इसमें है 1 2 3 4। जो रेंज होती है वो सेकंड नंबर होता है, दूसरा जो नंबर है दूसरा नंबर वो रेंज होती है। तो इसमें 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। तो ये होगी रेंज। हमने डोमेन भी निकाल ली, रेंज भी निकाल ली और इनका रिलेशन भी। कुछ टीचर आपको बता देंगे कि आपने इनका ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे सीधी लाइन लगा लेनी, ये होते हैं एक्स वाले पॉइंट और ये होते हैं वाई वाले पॉइंट। तो इधर नंबरिंग दे लेंगे। यहाँ पे होता है 0, ये x1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। इसी तरह ये 1, ये 2 3 और ये 4। आपने देखना है पहले ये 1 और 1
x का 1, ये पहला पॉइंट हमारा 1 है और y भी 1 है। तो आप देख रहे हैं x1 यहाँ पे और y1 यहाँ पे, तो ये ऐसे तरतीब, इस तरह तरतीब, यहाँ पे आपने डॉट लगा देने। इस तरह ये आगे वाला पॉइंट है 2 और 2, x का 2 y का भी 2, तो आप देख रहे हैं इस तरह यहाँ पे आ जाएगा। ये कौन सा पॉइंट है 1,1, ये हमने लगाया 2,2। फिर है ये 3 और 3, आप देख रहे हैं ये 3 यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो इस तरह लगा देंगे ये 3,3, बस आपने डॉट लगाने ही। फिर आगे वाला पॉइंट है 4,4, 4 यहाँ पे और ये 4 यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 4,4। तो ये ग्राफ ऐसे बना लेना आपने। अगर आपके टीचर कहें ग्राफ बनाने का तो आप बना लें, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ग्राफ बनाने का नहीं कहा। तो ये है हमारे पार्ट 1 का आंसर। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी आपने सबसे पहले ये रिलेशन बनाना है, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएंगे। आपने एक बार कर लेना है, ये हर क्वेश्चन में ही चलेगा। तो इसमें उन्होंने रिलेशन क्या दिया है, वो कह रहे हैं x और y को प्लस करें तो आंसर कितना है 5। हमने वो वाले नंबर इधर से ढूंढने हैं कि x और y को प्लस करें तो आंसर 5 आए। आप देख रहे हैं y प्लस x और y को प्लस करें तो 5 आए। आप देख रहे हैं इनको प्लस करेंगे 1 और 2, ये तो 3 होता है, हमें चाहिए 5। 1 और 3 करेंगे, ये होता है 4, हमें 5 चाहिए, तो 1 और 4 ये आ जाएगा 1,4। ये रिलेशन है R2, 1,4 आ गया। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ये 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आता है, 2,3। और कोई देखें 3 और 2, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 4, 1, ये पॉइंट आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर कोई मिस हो गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो डोमेन लिखनी है। डोमेन क्या होती है, पहला नंबर होती है डोमेन, तो 1 2 3 4, तो ये आ गई डोमेन। हमने इसकी रेंज लिखनी है। रेंज क्या आती है, दूसरा नंबर 4 3 2 1। तो सेट में क्या करते हैं, पहले छोटा नंबर लिखते हैं, तो इधर 1 से स्टार्ट कर लेंगे, 1 2 3 4, तो ये आ गई हमारी रेंज। उसके बाद हमने ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ में सबसे पहला पॉइंट देखना है 1,4, x का 1 है, y का 4, तो x का 1 यहाँ पे और y का 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट 1,4। दूसरा पॉइंट है 2,3, x का 2 यहाँ पे, y का 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2,3। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है 3,2, x का 3 y का 2 यहाँ पे, 3,2। चौथा पॉइंट है 4,1, x का 4 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, यह आ जाएगा 4,1। तो ये है हमारे पार्ट 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी आपने सबसे पहले ये रिलेशन बनाना है। तो ये जितने भी पार्ट हैं सब में ये रिलेशन आपने सबसे पहले ये बनाना ही है, ए क्रॉस ए आपने यहां तक लाजमी करना है, इसके बाद ये चेंज होंगे। ये क्यों बनाना है, क्योंकि ये जो नंबर है इसमें से ढूंढ रहे होते हैं कि कौन से नंबर आएंगे, यानी सेट कौन से आएंगे। इन्होंने कहा है x प्लस वाई, x और y को ऐड करने से आंसर कितना है 5 से लेस देन, यानी 5 से छोटे। उन्होंने कहा कि 5 से छोटे नंबर आने चाहिए, x और y को प्लस करें तो 5 से छोटे आए। आपने इन्हें ऐड करना है, 1 और 1 ऐड करेंगे 2, तो 2 5 से छोटा है, तो ये लिख लेंगे 1,1। फिर उसके बाद है 1 और 2 इनको ऐड करेंगे 3, तो ये भी लिख लेंगे क्योंकि ये 5 से छोटा है। 1 और 3 ऐड करने से आंसर आ रहा है 4, तो 4 भी 5 से छोटा है। फिर उसके बाद है 1 और 4 इनको ऐड करेंगे तो 5 आ रहा है। उन्होंने कहा 5 से छोटा होना चाहिए, तो वो तो 5 के बराबर है, इक्वल है, तो ये नहीं लिखेंगे। आप देख रहे हैं ये भी आ जाएगा 2 1,
उसके बाद 2 2 ये भी आ जाएगा क्योंकि 4 आ रहा है, हमें 5 से छोटे चाहिए। 2 3 नहीं आएगा क्योंकि 5 है, ऐड करने से 5 आंसर आ जाएगा ना, तो हमें 5 से छोटे चाहिए। ये 2 और 4 6 हो जाएगा, ये बड़ा हो गया। ये 3 ओवर 1, ये 3 और 1, इनको ऐड करने से 4 आता है, तो 4 5 से छोटा है। फिर उसके बाद ये 5 हो जाएगा, ये भी नहीं लिखेंगे। ये 6 हो जाएगा, ये भी नहीं लिखेंगे। ये 7 हो जाएगा, ये भी नहीं लिखेंगे। 4 और 1 5, ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 से छोटे चाहिए। ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 हो जाएगा, इनका 7 हो जाएगा, इनका 8 हो जाएगा। तो यही है हमारे, ये रिलेशन कौन सा है, R3 का। तो इनकी हमने डोमेन लिखनी है। डोमेन कौन सी होती है, जो पहला पहला नंबर होता है वो होती है डोमेन। तो डोमेन में कौन से नंबर है, 1, इधर भी 1, इधर भी 1 है, फिर है 2, इधर भी 2 और 3, यानी 1 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया। नंबर को आपने रिपीट नहीं करना, 1 जितनी बार मर्जी आ जाए आपने एक बार लिख देना कि 1 आ रहा है। 2 2 बार आया आपने एक बार लिख देना कि 2 भी आ रहा है। 3 एक बार आया तो वो 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद रेंज लिखनी, रेंज होता है सेकंड वाला नंबर। आप देख रहे हैं इसमें 1 है, 2 भी है, 3 है, तो यही नंबर है। तो ये होगी हमारी रेंज। फिर उसके बाद हमने ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहला पॉइंट देखना आपने कि ये है 1 और 1, 1,1, एक्स का 1 वाई का भी 1, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो आप लिख देंगे 1,1। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है 1,2, एक्स का 1 और वाई का 2, तो यहाँ पे है एक्स का 1 वाई का 2। फिर उसके बाद है 1,3, एक्स का 1 वाई का 3, यहाँ पे है 1,3। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है 2,1, एक्स का 2 वाई का 1, यहाँ पे है 2,1 लिख देंगे। फिर उसके बाद है 2,2, एक्स का 2 वाई का भी 2, यहाँ पे है 2,2 लिख देंगे। फिर उसके बाद है 3,1, एक्स का 3 वाई का 1, यहाँ पे है, तो लिखेंगे 3,1। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। पार्ट नंबर 4 करते हैं। इसका भी सबसे पहले आपने रिलेशन बनाना है। इस रिलेशन में क्या कहा है, उन्होंने कहा एक्स और वाई को ऐड करने से 5 से आंसर बढ़ाना चाहिए। पिछला पार्ट किया था उसमें उन्होंने कहा था कि 5 से छोटा होना चाहिए, इसमें कहा है कि 5 से बड़ा होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये तो 5 से छोटा नंबर आएगा, 1 और 1 2 होता है, इसका 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5, हमें 5 से बड़ा चाहिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये 5, ये आ जाएगा 6। 2 और 4 को ऐड करने से 6 आ रहा है क्योंकि हमें 5 से बड़ा चाहिए, 2,4। फिर है 3,3 आ जाएगा क्योंकि ये भी 6 आ रहा है, हमें 5 से बड़ा चाहिए, ये 3,4 आ जाएगा। फिर ये 5 के तो बराबर हो जाएगा ना, 4 और 1 5, हमें 5 से बड़ा चाहिए, 4,2 आ जाएगा, ये भी 6 हो गया। फिर 4,3 आ जाएगा, 4,4 भी आ जाएगा। ये वाला रिलेशन बन गया। अब इसकी हमने डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन होती पहला पहला नंबर, इसमें है 2 3 और 4 है, 2 3 और 4। रेंज लिखेंगे, सेकंड वाला नंबर रेंज होती है। तो आप देख रहे हैं इसमें 4 3 2 ये वाले नंबर आ रहे हैं, तो लिखेंगे 2 3 4। आपने जब भी सेट लिखना है तो आपने पहले छोटा नंबर लिखना है, उसके बाद बड़ा नंबर लिखना है। तो इसका हम बनाते हैं ग्राफ। तो ये हमारा पहला पॉइंट है 2,4, एक्स का 2 वाई का 4, x2 यहाँ पे, y का 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, लिखेंगे 2,4। दूसरा पॉइंट है 3,3, x का 3 y का भी 3, वो पॉइंट यहाँ पे है 3,3। फिर उसके बाद है 3,4, x का 3 y का 4, तो x का 3 y का 4 यहाँ पे है, मैं थोड़ा सा ऊपर करके लगा देता हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा 3,4। फिर उसके बाद है 4,2, x का 4 y का 2, तो यहाँ पे है 4,2। उसके बाद है 4,3, x का 4 y का 3, यहाँ पे है 4,3। एंड वाला पॉइंट है
4,4, एक्स का 4, वाई का भी 4, तो एक्स का 4 यहाँ पे, वाई का 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,4। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले आपको इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, फंक्शन और उसकी टाइप्स का। तो मैं आपको फंक्शन और उसकी टाइप्स का पहले बता देता हूँ कि फंक्शन कब होता है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, कौन सी टाइप क्या होती है। तो मैं आपको इजीली समझाऊंगा ताकि आप बोर ना हो, आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। हमारे पास कोई भी दो सेट हो, फर्ज करें पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी, दूसरा सेट बी है। पहले में भी कोई भी नंबर हो, फर्ज करें ए बी सी लगा लें, इधर 1 2 3 4 इधर नंबर लगा लें। तो ये चीजें होती हैं। हम देखेंगे कि फंक्शन कब होता है और कब नहीं होता। तो मैं कब नहीं होता इसकी दो निशानियां आपको बताता हूं। आपने याद रखना है दो निशानियां कौन सी। पहली निशानी मैं आपको बताता हूं कि पहले में कोई नंबर भी खाली ना रहे, सारे यूज हों। कैसे? अगर ए इसके साथ यूज हो गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये निशानी ये होगी कि पहला नंबर खाली ना रहे। अगर खाली रह जाए, अगर ए बी सी इधर 3 नंबर हैं, इधर 1 2 3 4, ये ऐसे है, 1 इसके साथ अटैच हो गया, ये इसके साथ अटैच हो जाए, या ये इसके साथ, तो सी खाली रह गया। अगर खाली रह जाए तो वो फंक्शन नहीं होता। पहली निशानी मैंने आपको क्या बताई कि पहले सेट में अगर कोई एक भी नंबर खाली रह गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। दूसरी निशानी क्या है? आपने लेफ्ट हैंड लेना है। लेफ्ट हैंड में इस तरह की शेप है, ये एक से दो इमेज नहीं बननी चाहिए, एक ये और ये। जैसे मैंने आपको ये बताया कि ए है, ए 1 के साथ भी अटैच हो रहा है और 1 ए 2 के साथ भी अटैच हो रहा है, ए 2 नंबरों के साथ अटैच हो रहा है। अगर ये सीन भी हुआ तब भी वो फंक्शन नहीं होता। ऐसे ये ए अगर 2 के साथ भी अटैच हो जाए तो ये फंक्शन नहीं होगा। सिर्फ आपने दो निशानी याद रखनी है। पहली निशानी मैंने आपको बताई है कि पहले में कोई भी सेट, कोई भी नंबर खाली ना रहे, और दूसरी निशानी बताई है कि पहला नंबर दो या ज्यादा के साथ इमेज ना बनाए, सिर्फ एक के साथ इमेज बनाए, तब ये फंक्शन होगा। स्टूडेंट्स, अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं कि फंक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। पहली टाइप है इसकी 1 फंक्शन, फिर है ऑन टू फंक्शन, फिर है इनटू फंक्शन, और भी है, मैं आपको बताता हूं। पहले हम ये तीन देखते हैं कि 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है और इनटू क्या होता है। सबसे पहले 1 फंक्शन देखते हैं। इसी तरह हमारे पास दो सेट होंगे, ये सेट ए और ये सेट बी, इसमें भी कोई भी नंबर होंगे। इसी तरह फर्ज करें ए बी सी, ये 3 नंबर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं 1 2 3। 1 फंक्शन में आपने याद रखना है कि एक नंबर सिर्फ एक के साथ इमेज बनाए, ए 1 के साथ हो गया, बी 2 के साथ, सी 3 के साथ। तो ये 1 फंक्शन है। अगर एक नंबर एक के साथ इमेज बनाए तब होता है 1 सबसे पहले आपने वो निशानी याद रखनी कि फंक्शन लाजमी होना चाहिए, कि यानी सारे नंबर यूज इधर होने चाहिए और वो लेफ्ट हैंड वाला काम नहीं होना चाहिए, एक दो नंबर के साथ इमेज ना बनाए। अगर एक नंबर एक के साथ इमेज बनाए तो तब होगा 1 फंक्शन। ऑन टू फंक्शन देखते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या होगा? इसी तरह हमने दो सेट लेने हैं, ये सेट ए और ये सेट बी। इसी तरह इसमें नंबर लेते हैं, फर्ज करें इधर ए बी सी, इधर भी कोई दो नंबर ले लेते हैं 1 2। आपने ऑन टू फंक्शन में याद रखना है कि इधर भी नंबर सारे यूज हों, इधर भी नंबर सारे यूज हों। इधर तो होंगे तो फंक्शन होगा, अगर ना होंगे तो वो तो फंक्शन ही नहीं होगा। इधर ये है कि सारे फंक्शन यूज होने चाहिए, सारे नंबर यूज होने चाहिए। यानी ए इसके साथ यूज हो गया, और अगर ए इसके साथ लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तब फंक्शन ही नहीं होगा। 1 इसके साथ यूज हो जाए, सी इसके साथ हो जाए, या 1 सी के साथ भी हो सकता है। ये भी सारे यूज होने चाहिए, ये भी सारे यूज होने चाहिए। सिर्फ लेफ्ट हैंड वाला काम नहीं होना चाहिए, राइट हैंड हो जाए
तब वो फंक्शन है राइट हैंड ऐसे कि ये इधर वाला नंबर इससे भी इमेज बना रहा है, इससे भी बना रहा है, ये दोनों सेट यूज हो जाए तब कहेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है, यानी इधर भी सारे नंबर यूज हो, इधर भी सारे नंबर यूज हो। तो आप कहेंगे कि सर जी इधर भी सारे नंबर यूज हो गए, इधर भी सारे नंबर यूज होंगे, ये भी ऑन टू होना चाहिए। तो हाँ, ये भी ऑन टू है, ये 1 1 नहीं है क्योंकि एक नंबर एक के साथ इमेज नहीं बना रहा, ये 1 1 नहीं है। लेकिन ये जो है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इस फंक्शन को अलहदा नाम दे सकते हैं बाइजेक्टिव। ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उस फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये इसकी चौथी टाइप है। तो आपने इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अ फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन टू, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उस फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। उसके बाद देखते हैं इनटू फंक्शन। आई होप आपको पीछे वाले ये फंक्शन की समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके लाजमी पूछें। इसी तरह इनटू फंक्शन है, इसमें भी दो सेट होते हैं, सेट ए और सेट बी। इसमें भी कोई नंबर हो, फर्ज करें ए बी सी, इधर भी कोई हो 1 2 3 4 लगा लें। इनटू फंक्शन में आपने याद रखनी है कि इसमें कोई ना कोई नंबर खाली रहना चाहिए, कोई ना कोई नंबर रह जाना चाहिए, बाकी होना चाहिए। कैसे, ये ए 1 के साथ यूज हो गया, ये इसके साथ यूज हो गया, ये इसके साथ यूज हो गया, तो ये 1 1 तो है क्योंकि एक नंबर एक के साथ यूज हो रहा है, तो इस फंक्शन को कहेंगे 1 1। लेकिन हम इनटू की देख रहे हैं, इनटू में क्या होना चाहिए कि कोई ना कोई नंबर दूसरे सेट में खाली रह जाना चाहिए, तब कहेंगे इनटू फंक्शन। अगर खाली ना रहे तब कहेंगे ऑन टू। अगर एक नंबर एक के साथ इमेज बनाए तब कहेंगे 1 1। अगर खाली रह जाए तो इनटू। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। तो ये है हमारी फंक्शन की टाइप्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने ये हमें फिगर दी हुई है। उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप्स। हमने पहले ये बताना है कि ये फंक्शन है, अगर ये फंक्शन है तो कौन सी टाइप है इसकी। तो आप देख रहे हैं ये हमें फिगर दी हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे ये फंक्शन है या नहीं। मैंने आपको फंक्शन के लिए 2 निशानी बताई थी कि कब फंक्शन नहीं होता। पहली निशानी ये बताई थी कि सारे नंबर यूज होने चाहिए, अगर कोई भी नंबर खाली रह जाए तो वो फंक्शन नहीं होता। तो आप देख रहे हैं ये तीनों नंबर यूज हुए हैं, यानी इमेज बनी हुई है, तो इसलिए कहेंगे कि ये तो फंक्शन है। ये पहली निशानी उसकी पूरी होगी। दूसरी निशानी क्या थी? दूसरी निशानी मैंने आपको बताई थी कि ये लेफ्ट हैंड में ये वाला काम नहीं होना चाहिए, यानी एक नंबर से 2 इमेज नहीं बननी चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये एक नंबर से 2 इमेज बन रही हैं। अगर 2 इमेज बन रही हो तब वो फंक्शन नहीं होता। तो आपको अब पता चल गया कि ये तो फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन ना हो तो उसकी फिर टाइप्स हम देखेंगे नहीं कि ये कौन सा फंक्शन हो तो फिर उसकी देखेंगे टाइप ये कौन सी है कौन सी नहीं है। तो सिर्फ ये हमें पता चल गया कि ये फंक्शन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? ये फिगर 1, तो हम लिखेंगे कि फिगर 1 डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हमने ये बता देना है कि ये हमारा फंक्शन नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 देखते हैं ये फंक्शन है या नहीं। तो आप देख रहे हैं ये फिगर नंबर 2 है। तो फंक्शन के लिए पहले हम देखेंगे ये फंक्शन है या नहीं। तो 2 निशानियां चेक करेंगे। आप देख रहे हैं पहली निशानी कि सारे के सारे नंबर यूज होने चाहिए, तो ये सारे के सारे नंबर यूज हुए हैं। फिर दूसरी निशानी थी कि ये लेफ्ट हैंड वाला काम कि 1 से 2 इमेज नहीं बननी चाहिए। तो आप देख रहे हैं 1 से 2 इमेज नहीं बन रही, ये 1 से 1 इमेज बन रही है। अगर 1 से ये 1 इमेज बने तो कौन सा फंक्शन होता है? 1 1 फंक्शन। कैसे पता चलेगा कि 1 1 है?
तो आप देख सकते हैं कि 1 1 की मैंने आपको निशानी बताई थी। वन वन फंक्शन, तो आप देख रहे हैं कि अगर एक नंबर एक के साथ इमेज बनाए तो वो हमारा फंक्शन 1 1 होता है। आपको पता चल गया कि ये 1 1 फंक्शन है। फिर उसके बाद देखें कि शायद कोई और भी फंक्शन हो। ये 1 1 तो है, 1 1 के अलावा भी कोई फंक्शन हो। इसके बाद मैंने आपको ऑन टू की निशानी बताई थी। ऑन टू में क्या बताया था कि ये दूसरे सेट में भी सारे के सारे नंबर यूज होने चाहिए। अगर सारे के सारे नंबर यूज हो तो वो फंक्शन ऑन टू होता है। तो ये भी नंबर सारे यूज हुए हैं तो ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको ये वाली ऑन टू की निशानी बताई थी कि अगर सारे नंबर यूज हो जाए तो वो फंक्शन ऑन टू होता है। तो अगर फंक्शन 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो उस फंक्शन को कहते थे बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमने अभी देखा है कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इस फंक्शन को कहेंगे कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो इसको लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे फिगर 2 रिप्रेजेंट अ फंक्शन। हमने पहले ये बताया कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। उसके बाद ये टाइप कौन सी है, कहेंगे दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आप इसको इंटू के लिए भी चेक कर सकते हैं। इंटू के लिए क्या निशानी थी, इंटू के लिए निशानी थी अगर इसमें कोई ना कोई नंबर खाली रह जाए। तो ये फिगर 2 में आप देख सकते हैं कि कोई नंबर खाली नहीं है, तो इसलिए ये इंटू नहीं है। इसका अब हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। तीसरी फिगर है, तीसरी फिगर में उन्होंने क्या कहा है, आप देख रहे हैं ये भी इधर 3 नंबर दिए हैं, इधर भी 3 नंबर दिए हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे ये फंक्शन है या नहीं। फंक्शन की पहली निशानी थी कि सारे के सारे नंबर यूज होने चाहिए, तो आप देख रहे हैं इधर सारे के सारे नंबर यूज हुए हैं। दूसरी निशानी थी कि उसमें लेफ्ट हैंड वाला काम नहीं होना चाहिए, 1 से 2 इमेज नहीं बननी चाहिए। तो 1 से 2 इमेज नहीं बन रही, अलहदा-अलहदा ही बन रही है, यानी एक एक के साथ इस तरह अटैच है। तो आपको पता चल गया कि ये फंक्शन है। तो लिखेंगे फिगर 3 रिप्रेजेंट अ फंक्शन। यहां तक आपको समझ आ गई। फिर अब देखेंगे कि ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। 1 1 के लिए पहले देखेंगे, 1 1 के लिए कि एक नंबर एक के साथ ही अटैच होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं एक के साथ एक ही अटैच है, तो ये फंक्शन 1 1 है। फिर उसके बाद ऑन टू की निशानी देखनी थी। ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया था कि दूसरे सेट में कोई भी नंबर खाली नहीं रहना चाहिए, सारे के सारे यूज होना चाहिए। तो दूसरे सेट में सारे के सारे यूज हैं, तो आपको पता चल गया कि ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, यानी ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो फंक्शन अगर 1 1 हो और ऑन टू भी हो तो उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। हम लिख देंगे कि फिगर 3 रिप्रेजेंट अ फंक्शन, दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर आपने इंटू चेक करना है, इंटू के लिए क्या निशानी थी कि दूसरे सेट में कोई ना कोई एक ना एक नंबर खाली रहना चाहिए, एक ना एक नंबर खाली रहना चाहिए, यानी कोई ना कोई नंबर मिस होना चाहिए जिससे इमेज ना बने। तो आपको पता चल गया कि ये फंक्शन इंटू नहीं है, सिर्फ 1 बार और ऑन टू है। तो हम लिख देंगे कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो अब हम इसकी फिगर नंबर 4 देखते हैं। फिगर 4 देखेंगे। फिगर 4 में उन्होंने कहा है ये फंक्शन है या नहीं, अगर है तो ये कौन सी टाइप है। तो सबसे पहले हमने देखना है फंक्शन है या नहीं। फंक्शन के लिए मैंने आपको 2 निशानी बताई। सबसे पहली निशानी थी कि सारे नंबर यूज होने चाहिए, तो आप देख रहे हैं ये सारे नंबर यूज हुए हैं, यानी ये इनकी इमेज बनी हुई है। फिर उसके बाद दूसरी निशानी बताई थी कि लेफ्ट हैंड वाला काम नहीं होना चाहिए, यानी 1 से 2 इमेज नहीं बननी चाहिए।
एक नंबर से दो इमेज नहीं बननी चाहिए। अगर दो इमेज बने तो वो फंक्शन नहीं होता। तो ये एक से दो इमेज नहीं बनी, इस आपको पता चल गया कि ये फंक्शन है। अब देखेंगे ये फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो वन वन के लिए निशानी थी कि एक नंबर एक के साथ यूज हो, तो एल एक्स के साथ भी अटैच है, एम के साथ भी अटैच है। तो एक नंबर एक के साथ ही अटैच नहीं है, तो ये फंक्शन वन वन नहीं है। दूसरी ऑन टू के लिए मैंने आपको निशानी बताई थी कि जो दूसरे सेट में सारे के सारे नंबर यूज होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं इसमें वाई नंबर एक ऐसा है जो यूज नहीं हुआ, वैसे ही पड़ा है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तीसरा फंक्शन था इनटू। इनटू में क्या था कि दूसरे सेट में कोई ना कोई नंबर खाली रहना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इधर y जो नंबर है वो रह गया खाली, तो इससे आपको पता चला कि ये फंक्शन इनटू है। तो हम लिखेंगे क्या, तो हम लिखेंगे चौथे का आंसर, कहेंगे फिगर 4 रिप्रेजेंट अ फंक्शन, के फंक्शन तो है। फिर उसके बाद बताएंगे कि ये फंक्शन कौन सा है, कहेंगे दिस फंक्शन इज अ इनटू फंक्शन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी है 3x+2 और एच ऑफ एक्स की वैल्यू दी है x²+1। ये दो वैल्यू दी हैं, उन्होंने 6 पार्ट दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये 6 के 6 पार्ट आप फाइंड करें। पहला है जी ऑफ 0, आपने जी ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर जी ऑफ -3 है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह में ये 6 पार्ट दिए हैं, हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। उन्होंने हमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी है 3x+2 और एच ऑफ एक्स की वैल्यू दी है x²+1। तो उन्होंने कहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, जी ऑफ 0, ये आपने फाइंड करना है। ये हमारा पहला पार्ट। तो आपने क्या करना है, आप देख रहे हैं कि जी की वैल्यू है, तो हम जी की वैल्यू लिखेंगे जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+2। ये जी की है तो हमने जी की वैल्यू ये लिख ली। फिर हमने करना है, यहाँ पे x है और यहाँ पे 0 है। सिर्फ हम करेंगे कि x की जगह 0 पुट कर देंगे, x की जगह 0। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं रिप्लेस x बाय 0। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो लिखें, ना भी लिखें तो कोई अर्ज नहीं। फिर उसके बाद ये जी ऑफ 0 इसी तरह ही, ये 3 0 0 + 2, तो 0 + 2 2 आ जाएगा जी ऑफ 0। तो ये हमारे पार्ट 1 का आंसर। पार्ट 2 उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि जी ऑफ -3 फाइंड करना है। आपने जी ऑफ -3 फाइंड करना है। तो इधर भी जी है तो हम सबसे पहले जी की वैल्यू लिख लेंगे कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+2। तो इसमें हमने क्या रिप्लेस करना है, -3। तो यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस x बाय -3। तो x की जगह हम -3 रिप्लेस कर देंगे, x की जगह लिखेंगे -3। यहाँ भी x है, इसकी जगह भी लिख देंगे -3, आगे +2 उसी तरह ही। तो ये 3 3 9 हो जाएगा, 9 माइनस इसी तरह ही 3 3 9 +2। तो -9 + 2 कैलकुलेटर से आपने इन्हें सॉल्व कर लेना है, तो इसका आंसर आ जाएगा -7। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में इन्होंने कहा है कि आपने जी ऑफ 2/3 फाइंड करना है। यहाँ भी जी है तो जी की वैल्यू लिखेंगे कि जी ऑफ एक्स बराबर होता है 3x+2। ये इन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है, इसमें हमने रिप्लेस करना है, रिप्लेस x बाय
ये 2/3 है तो लिखेंगे 2/3, ये हम रिप्लेस कर देंगे। तो जी ऑफ एक्स की जगह हम लिखेंगे 2/3 इक्वल टू 3, एक्स की जगह लिखना है हमने 2/3 प्लस 2। तो आप देख रहे हैं 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2, 2 + 2 4 होता है, जी ऑफ 2/3। तो ये आ गया हमारे पार्ट नंबर 3 का आंसर। तो अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि आपने h(1) फाइंड करना है। अब ये उन्होंने h की वैल्यू दी है तो हम h वाली वैल्यू लिखेंगे, h(x) इक्वल टू x² + 1। इसमें हमने रिप्लेस क्या करना है, 1 लिखेंगे, रिप्लेस x बाय 1, x की जगह लिखेंगे 1, यहाँ भी x है, इसकी जगह 1 लिखेंगे, आगे स्क्वायर उसी तरह ही +1, x की जगह हमने 1 लिख देना है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 1 1 होता है, 1 ये वाला उसी तरह लिख देंगे, 1 और 1 ये हो जाएगा 2, h(1) का आंसर आ गया 2। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर। पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में उन्होंने वैल्यू दी है कि आपने फाइंड करना है h(-4). तो इसमें भी h है तो h की वैल्यू लिखेंगे, h(x) बराबर है x की 2 + 1। तो इसमें हमने रिप्लेस करना है, रिप्लेस x बाय -4, क्योंकि इधर -4 का है तो ये हमने रिप्लेस करना है। x की जगह लिखेंगे -4, यहाँ पे x है, x की जगह -4 लिखेंगे, इधर भी x, इसकी जगह भी -4 का स्क्वायर + 1। तो कैलकुलेटर से हमने -4 का स्क्वायर लेना है, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 4 16 + 1, 16 + 1 ये आ जाएगा 17। ये हमने आंसर निकाल लिया पार्ट नंबर 5 का, इसका आ गया 17। तो अब हम इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट नंबर 6 में उन्होंने कहा है कि आपने h(-1/2) फाइंड करना है। यहाँ पर h है तो h की वैल्यू लिखेंगे, h(x) बराबर है x2 + 1। इसमें हमने रिप्लेस करना है, रिप्लेस x बाय -1/2, ये हमने रिप्लेस करना है। तो x की जगह लिखेंगे -1/2 इक्वल टू x की जगह लिखना है -1/2, इधर आ जाएगा स्क्वायर +1 इक्वल टू माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1 1 1, 2 का 2 2 4 +1। आपने कैलकुलेटर से इन दोनों को ऐड करना है। आप इनका एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम इनका आ जाएगा 4 1, इसी तरह ही 4 1 दा 4, 1 और 4 5, 5/4। तो ये है हमारे पार्ट नंबर 6 का आंसर। अगर आप बगैर एलसीएम के करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि ये वैल्यू को अपने कैलकुलेटर पे लिखना है। आपने कैलकुलेटर लेना है, सबसे पहले ये फ्रैक्शन वाला बटन दबाना है, यहाँ पे 1/4, ये हमने 1/4 लिख लिया, फिर उसके बाद +1 इक्वल टू दबाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये आंसर आ गया 5/4। तो आप ये डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि f(x) की वैल्यू दी है ax + b + 1, ये उन्होंने f(x) की वैल्यू दी है, और उन्होंने कहा है f(3) बराबर है 8 के और f(6) बराबर का है 14 के। तो आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। उन्होंने हमें ये 3 वैल्यू दी हैं और कहा है a और b की वैल्यू फाइंड करें। तो अब सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखते हैं हम। उन्होंने हमें वैल्यू दी है f(x) दी है ax + b + 1, और f(3) दी है 8 के बराबर दी है,
और एफ ऑफ 6 दिया है 14। ये तीन वैल्यू दी हैं, तो उन्होंने कहा है ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें वैल्यू दी है एफ ऑफ एक्स की ए एक्स प्लस बी प्लस 1। तो आप देख रहे हैं कि ये उन्होंने एफ ऑफ 3 दी है, तो हम इसमें रिप्लेस कर देंगे x की जगह 3, रिप्लेस x बाय 3। तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 3 हो जाएगा इक्वल टू ए एक्स की जगह हमने लिखना है 3 प्लस बी प्लस 1। ये हो जाएगा 3a प्लस बी प्लस 1। आप देख रहे हैं यहाँ पे एफ ऑफ 3 है, एफ ऑफ 3 की उन्होंने वैल्यू दी है 8, इसकी जगह हम लगा देंगे 8। ये 8 है, प्लस का 1 है, इधर आके -1 हो जाएगा। ये आ गया 3a प्लस बी। तो ये हमारा 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7। यहाँ पे लिखेंगे 7 इक्वल टू 3a प्लस बी। आपको ऐसे सीधा करके लिख सकते हैं 3a प्लस बी इक्वल टू 7। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 है, तो हमने x की जगह 6 रिप्लेस करना है। सबसे पहले हमने वैल्यू लिखनी है एफ ऑफ एक्स की, कि एफ ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी प्लस 1। तो हमने रिप्लेस करना है, रिप्लेस x बाय 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 है। ये रकम बन जाएगी एफ ऑफ 6, x की जगह 6 लगा देंगे इक्वल टू ए एक्स की जगह 6 प्लस बी प्लस 1। ये हो जाएगा 6a प्लस बी प्लस 1। तो एफ ऑफ 6 की उन्होंने वैल्यू पहले ही दी हुई है, तो ये वैल्यू दी है 14, तो इसकी जगह हम 14 लगा देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे आके -1 हो जाएगा इक्वल टू 6a प्लस बी। 14 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13 इक्वल टू 6a प्लस बी। आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 से प्लस का है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। ये जगह 13 माइनस 6a इक्वल टू बी। तो आप इसे ऐसे करके लिख सकते हैं b इक्वल टू 13 माइनस 6a। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें दो इक्वेशन नजर आ रही हैं, एक है इक्वेशन नंबर 1 और एक इक्वेशन नंबर 2। तो इससे हमने b की वैल्यू निकाली है, तो आपने ये b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। जहां पर b है, b की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो हमारी ये है वैल्यू 3a प्लस बी। बी की जगह हमने क्या लिखना है, ये वाला रख 13 माइनस 6a इक्वल टू 7 उसी तरह ही। तो आप देख रहे हैं ये 3a माइनस 6a, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। 6 में से 3 गए तो 3 आएंगे, और जो अलामत बड़ी रकम के साथ होती है वो लगाते हैं, -3 आ जाएगा। ये प्लस का 13 है, दूसरी साइड पे जाके -13 हो जाएगा। -3 है, इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने से आंसर आ जाएगा -6। -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, -6 ओवर -3। तो आप देख रहे हैं माइनस माइनस से कैंसिल हो गई, 3 बंदा 3, 3 टू 6। ए का क्या आंसर आ गया 2। अब हमने बी का आंसर निकालना है, तो आपने ए की वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें चाहे 2 में कर दें, तो आपका बी का आंसर भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ। कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2।
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जहां पे है b इक्वल टू 13 माइनस 6 ए की जगह हमने वैल्यू लिख देनी है इसकी 2। 13 माइनस 6 टू 12, तो इनको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा b का 1। तो ये हमने a और b का आंसर निकाल लिया। आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। उन्होंने यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू दी है ax प्लस बी प्लस 5। पीछे उन्होंने 1 दिया था, अब 5 दे दिया। इसी तरह इधर g ऑफ -1 इक्वल टू 0 दिया है और g ऑफ 2 इक्वल टू 10 दिया है। उन्होंने कहा है a और b की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। इनकी हम सबसे पहले वैल्यू लिखते हैं। उन्होंने g ऑफ x दिया है ax प्लस बी प्लस 5। फिर उसके बाद उन्होंने g ऑफ -1 दिया है इक्वल टू 0। फिर उसके बाद उन्होंने दिया g ऑफ 2 इक्वल टू 10। ये उन्होंने हमें 3 वैल्यू दी हैं। तो इसी की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। तो सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं g ऑफ x इक्वल टू ax प्लस बी प्लस 5। इसमें हमने रिप्लेस करना है। सबसे पहले रिप्लेस x बाय -1। क्यों? यहाँ पे हम पहली वैल्यू -1 दी है। ये हमारी वैल्यू बन जाएगी g ऑफ -1। x की जगह -1 लगाना है। a x की जगह -1 प्लस b प्लस 5। तो आप देख रहे हैं g ऑफ -1 की उन्होंने पहली वैल्यू दी हुई है 0। आपने इसकी जगह 0 लगा देना है इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस a प्लस b प्लस 5। आपने इन वैल्यू को इधर ले आना है। ये माइनस का a है, इधर आके प्लस का a हो जाएगा। ये b प्लस 5 उसी तरह ही आपने इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद आपने g ऑफ x की वैल्यू लिखनी है। g ऑफ x इक्वल टू ax प्लस बी प्लस 5। अब हमने रिप्लेस क्या करना है? यहाँ पे 2 है तो 2 रिप्लेस करना है। कहेंगे रिप्लेस x बाय 2। ये हो जाएगा g ऑफ 2 इक्वल टू a x की जगह हम लगाएंगे 2 प्लस b प्लस 5। तो g ऑफ 2 की इन्होंने वैल्यू दी है 10। आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 है तो 10 लगा देंगे। ये हो जाएगी 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 2a प्लस b प्लस 5। ये प्लस का 5 है, दूसरी साइड पे आके -5 हो जाएगा। ये 2a प्लस b इसी तरह लिखेंगे तो 2a प्लस b का आंसर आ गया, यानी 10 माइनस 5 तो 5। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये हमने 2 इक्वेशन निकाल ली। तो इससे पहले हमने a की पहली वैल्यू फाइंड की हुई है। ये b प्लस 5 है तो आपने ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में दर्ज कर देनी है। तो हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। यानी ये हमने a की वैल्यू फाइंड की थी तो b में पुट कर देते हैं। जहां पे a है a की जगह ये b प्लस 5 लगा देंगे। 2 a की जगह लगाना b प्लस 5, आगे प्लस b उसी तरह ही इक्वल टू 5। इनको 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जगह 2b 2 5 10 b उसी तरह ही और ये 5 भी उसी तरह। आप देख रहे हैं प्लस का 10 है, दूसरी साइड पे जाके -10 हो जाएगा और ये 2b और ये b ये हो जाएगा 3b 5। ये +10 उधर जाके -10 3b इसी तरह ही 5 - 10 तो आंसर आएगा -5।
फिर ये 3 इधर मल्टीप्लायर है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। b इक्वल टू -5/3। तो ये हमने b की वैल्यू निकाल ली। तो अब हमने एक वैल्यू निकालनी है, तो आपने b की वैल्यू पुट कर देनी है, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, 2 में कर दें, जिसमें मर्जी कर सकते हैं। तो मेरी राय ये है कि आपकी जो इक्वेशन छोटी हो आप उसमें पुट कीजिएगा। तुम्हारी छोटी इक्वेशन ये है, तो इसमें मैं 1 में पुट करता हूँ। कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। हमारी इक्वेशन नंबर 1 है a इक्वल टू b प्लस 5 है, b की जगह हमने ये वैल्यू लिख देनी -5/3 आगे +5। तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, b + 5 है, तो b की जगह उसका आंसर, b का आंसर हमने निकाला -5/3 + 5। आपने कैलकुलेटर से इनको सॉल्व करना है। आपने कैलकुलेटर ले लेना है, सबसे पहले माइनस लिखना है, फिर उसके बाद फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वाला बटन दबाएंगे, 5/3 है, 5/3 लिखेंगे, आगे है +5 लिखेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि आंसर हमारा आ गया 10/3। a इक्वल टू 10/3। तो ये है हमारे a और b के आंसर्स। अगर आप इसे एलसीएम से करना चाहते हैं तो एलसीएम ऐसे ले लेंगे, 3 आ जाएगा -5, ये 5 3 15 + 15, तो 15 - 5 10 आ जाएगा। तो ये एलसीएम से भी वही आंसर आएगा, कैलकुलेटर से भी वही आएगा, तो जिससे आप मर्जी कर सकते हैं। तो ये हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है कि f(x) की वैल्यू दी है 5x + 1, लेकिन आप यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा कि यहाँ 1 नहीं 2 आता है, 5x + 2। और उन्होंने f(x) की वैल्यू दी है 32, तो वो कह रहे हैं कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने पहले f(x) दिया है, f(x) इक्वल टू 5x + 2, ये करेक्शन आपने लाजमी करनी है। नेक्स्ट उन्होंने f(x) की वैल्यू दी है 32। उन्होंने ये हमें 2 इक्वेशंस दे दी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आप देख रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड f(x), इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होती हैं। हम लिखेंगे 5x + 2 इक्वल टू 32। हम इन दोनों को भी बराबर कर देंगे, ये प्लस का 2 है, दूसरी साइड पे जाके -2 हो जाएगा, 32 से 2 माइनस करेंगे 30, 5 इधर मल्टीप्लायर है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा हमारा 6, 5 1 5, 5 6 30, तो x का आंसर आ गया 6। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में f(x) की वैल्यू दी है cx² + d, और उन्होंने f(1) की वैल्यू दी है इक्वल टू 6, f(-2) की दी है 10। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह है जो हमने पिछले लेक्चर में किया है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की सबसे पहले वैल्यू लिखते हैं। f(x) की उन्होंने वैल्यू दी है f(x) इक्वल टू cx² + d, f(1) दी है इक्वल टू 6 और f(-2) दिया है इक्वल टू 10। ये इन्होंने हमें ये इक्वेशंस दे दी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें इन्होंने दिया है f(x) इक्वल टू cx² + d। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, तो हम x की जगह रिप्लेस कर देंगे 1, लिखेंगे रिप्लेस x बाय 1, ये हो जाएगी f(1) इक्वल टू c, x की जगह इधर भी लगाएंगे 1 का स्क्वायर + d।
तो आप देख रहे हैं f(1) की वैल्यू कितनी है 6, इसकी जगह लगा देंगे 6। c इसी तरह ही 1 का स्क्वायर 1 1 1 होता है, d ऐसे लिख देंगे 6 इक्वल टू c1 दा c प्लस d। तो इसमें से आपने c या d की वैल्यू निकाल लेनी है, तो इससे हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये प्लस का c है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का c हो जाएगा इक्वल टू d। तो आप इसे ऐसे करके लिख दें d इक्वल टू 6 माइनस c, इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। फिर उसके बाद यहाँ पे -2 है, हमने -2 रिप्लेस करना है। सबसे पहले f(x) की दोबारा वैल्यू लिखेंगे c(x² प्लस d। अब हमने रिप्लेस करना है, रिप्लेस x बाय -2, ये रकम बन जाएगी। x की जगह -2 लगा देंगे, c यहाँ भी x की जगह -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस d। f ऑफ -2 की वैल्यू है 10, तो इसकी जगह हम 10 लगा देंगे। 10 इक्वल टू c, माइनस का स्क्वायर होता है माइनस माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर 4 प्लस d। 10 इसी तरह ही ये हो गया 4c प्लस d। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 d की वैल्यू लिखी है, अब d की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2। इस सेकंड इक्वेशन में हम d की वैल्यू पुट करते हैं। 10 इसी तरह ही इक्वल टू 4c प्लस d की वैल्यू है 6 माइनस c, इसकी जगह लिखेंगे 6 माइनस c। ये प्लस का 6 है, इधर आके -6 हो जाएगा। 4c से 1c माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 3c। 10 से 6 माइनस करें तो 4, 3c इसी तरह ही। तो आप देख रहे हैं 3 इधर मल्टीप्लायर है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो c का आंसर आ जाएगा 4/3। ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो c का आंसर निकाल लिया। हमें अब d का आंसर चाहिए, तो c की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 या 2 जिसमें मर्जी पुट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, आपको जो छोटी इक्वेशन लगे आप उसमें पुट कर दें। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, तो d इक्वल टू 6 माइनस c की वैल्यू पुट करेंगे 4 माइनस 3, यहां पे c की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। आप इसका एलसीएम से भी आंसर निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। पहले एलसीएम से करते हैं, एलसीएम आएगा 3 6 3 18 माइनस 4, इसी तरह लिखेंगे 18 माइनस 4, आंसर आ जाएगा 14/3। तो ये d की वैल्यू आ गई। आप इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, अगर आपने कैलकुलेटर से करना है तो आपने कैलकुलेटर ले लेना है। लिखेंगे 6 माइनस 4/3 लिखना है, तो आपने फ्रैक्शन वाला बटन दबाना है, लिखेंगे 4/3। इसके बाद इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा 14/3। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 14/3। तो ये है हमारे c और d की वैल्यू। तो अगर आपको यहाँ पे कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।